सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और ये वीडियो आज आपको मॉर्निंग में लेट मिल रहा है। इसका कारण है परिवार में कल शादी का प्रोग्राम था तो वहां जाना पड़ा और वहां ज्यादा टाइम लग गया, तो अल्टीमेटली इधर वीडियो लेट अपलोड हो रहा है उसके कारण से। तो चलिए अभी वीडियो में स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में न्योकुम युलो उत्सव ये कहां पर मनाया गया, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में न्योकुम युलो उत्सव मनाया गया। ये उत्सव आंध्र प्रदेश की नीशी जनजाति का एक कृषि त्योहार है। मतलब किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? नीशी जनजाति के द्वारा। नीशी जनजाति ये राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। न्योकुम का मतलब क्या होता है? देखो, न्योकुम ये न्योक और कुम शब्द से बना है। तो न्योक का मतलब होता है पृथ्वी या भूमि, और कुंभ का मतलब होता है सामूहिकता या एकजुटता। और ये त्योहार खेती से जुड़ा हुआ है, कृषि त्योहार है। और इस उत्सव में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है कौन, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने भी हिस्सा लिया और यहाँ पर उन्होंने कबाक यानो को सम्मानित किया। अब ये कौन है कबाक यानो? तो ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली अरुणाचल प्रदेश की 5वीं और नीशी जनजाति की पहली महिला है। तो कौन सा उत्सव है? न्योकुम युलो उत्सव। कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस जनजाति के द्वारा? नीशी जनजाति के द्वारा। थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल उत्सव हम रिवाइज करते हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश आप मैप में देखो, ये रहा। कैपिटल होती है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, गवर्नर है केटी परनायक। और यहाँ पे आपको बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा, दिहांग दर्रा, योंगयाप दर्रा, दर्रा मतलब माउंटेन पास, ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ का राजकीय पशु मिथुन है, गयाल है। पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। फूल है द्रौपदी माला और वृक्ष है होलांग। नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा और क्या याद रख सकते हो आप यहाँ से कि देश का पहला फिश म्यूजियम ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का भी राज्य तितली घोषित किया गया था केसर हिंद को। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य यही है। और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया था। परशुराम कुंड मेले का आयोजन हुआ यहाँ। और अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अभी पांग साउ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव भी यहाँ पे मनाया गया था। एक ये प्रश्न याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पांगसौ दर्रा ये भारत के अरुणाचल प्रदेश को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से। ये हमने अरुणाचल प्रदेश देख लिया। अब कुछ फेस्टिवल्स में आपको रिवाइज कराता हूँ, कुछ उत्सव महोत्सव। तो अभी सोनम लोसार महोत्सव मनाया गया था। ये तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पे? नेपाल और में। लोसार फेस्टिवल मोनाप या मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और सूरजकुंड मेले का भी आयोजन किया गया था फरीदाबाद में, 38वें नंबर का था। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, क्राफ्ट फेयर। और इसमें थीम राज्य उड़ीसा और मध्य प्रदेश है, जबकि पार्टनर कंट्री बिम्स्टेक कंट्रीज थी। दुनिया का सबसे बड़ा झुमुर नृत्य महोत्सव यह असम में मनाया गया। और थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में। सिमोलू महोत्सव ये असम में। और झुमोयर बिनदिनी महोत्सव, अच्छा ये वही है जो ऊपर वाला है ना, इसको ये भी कहते हैं झुमोयर बिनंदिनी महोत्सव या झुमुर नृत्य महोत्सव, कुछ भी आप कह दो, असम इसका आंसर होगा। असम में मनाया जाता है। कागयेद नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया, ये प्रश्न एग्जाम में भी आ चुका है। मकर विलक्कू त्योहार केरल का है। और फ्लेमिंगो फेस्टिवल और आंध्र प्रदेश में। गान नगाई फेस्टिवल मणिपुर में। तो ये सारे फेस्टिवल इसी साल हमने मनाए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जल थल रक्षा 2025 अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा बेट द्वारका में। तो अभ्यास का नाम है जल थल रक्षा अभ्यास 2025। आयोजन किसने किया? भारतीय सेना, हमारे तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, इन तीनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। कहां पर? बेट द्वारका गुजरात में। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध व्यापार लाभ और विभिन्न सुरक्षा शिक्षा के बीच समन्वय बढ़ाना। तो अभ्यास का नाम याद रखना, कहाँ पे इसका आयोजन किया यह आप ध्यान रखना। कुछ 2025 में और भी कुछ हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए, वो मैं आपको रिवाइज करा दूं। ये सारे 2025 वाले हैं। जैसे कि डेविल स्ट्राइक का आयोजन भारतीय सेना और वायुसेना ने किया। ला पेरोस अभ्यास का आयोजन फ्रांस ने किया था। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया भारत की तरफ से। INS मुंबई ने कहाँ पे हुआ? मलक्का, सुंदा और लोम्बेक जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट में। एक्वेरियन अभ्यास भारत मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में। ट्रॉपिक्स अभ्यास
भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच में हुआ हिंद महासागर में। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच में हुआ, ये राजस्थान में। विंग राइडर्स अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ और पूर्वी कमान में इसका आयोजन हुआ। कोमोडो अभ्यास, ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया था। भारत की तरफ से INS शार्दुल और P-8I विमान ने, कहा, बाली इंडोनेशिया में। सागर कवच, अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया था पश्चिम बंगाल में। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना नाम से एक दुर्घटना बीमा योजना शुरू की? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार ने राज्य में स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए भी शिक्षा संजीवनी बीमा योजना को शुरू किया है। इसमें राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को 1 लाख रुपए का और उनके अभिभावकों को 1.3 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर होगा। और अभी इसे राज्य के जो शिक्षा और पंचायती राज मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने इसको शुरू किया। कहां से? उदयपुर से। और वंडर सीमेंट, ज्यूरिक, कोटक, जनरल इंश्योरेंस और SBI इस योजना के भागीदार पार्टनर हैं। और ये योजना सरकारी स्कूल के कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्रों को कवर करेगी। योजना का उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करना और बाल श्रम को रोकना। तो इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूली बच्चों के लिए ये एक बीमा योजना शुरू की है जिसका नाम है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। ये आप ध्यान रखना, ये एक दुर्घटना बीमा योजना है जो उन बच्चों को और उनके अभिभावकों दोनों को कवर करती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है इसी साल। उसके अलावा राजस्थान के कुछ स्टैटिक भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अब राजस्थान की कैपिटल होती है जयपुर, मुख्यमंत्री हो गए भजनलाल शर्मा, गवर्नर है हरिभाऊ बांगड़े। बाकी यहाँ का राजकीय पशु है चिंकारा और ऊंट भी है। राजकीय पक्षी गोदावन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको बोलते हैं। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है, राजकीय वृक्ष खेजरी है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये इतने टाइगर रिजर्व आपको यहाँ मिल जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक आपको यहीं पर मिलेगी, सांबर लेक जिसको कहते हैं। वैसे आप जानते हो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील कौन सी है? चिल्का लेक है जो आपको उड़ीसा में मिलेगी। ठीक है। अब कुछ योजनाएं मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। अभी आपको याद होगा पार्थ योजना, ये किसने शुरू की थी? ये सारे 2025 की योजनाएं हैं। पार्थ को मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य गोवा है, पहला हरियाणा है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना उड़ीसा ने शुरू की। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? 1 प्लेट 1 बैग। रायतु भरोसा योजना ये तेलंगाना ने शुरू की थी। किसानों को प्रति एकड़ 12,000 रुपए मिलेंगे। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू की नागालैंड ने। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य मिजोरम बना। स्वामित्व योजना ये भी याद रखना कब आई थी? 24 अप्रैल 2021 को। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया हरियाणा ने। केरल ने एंड प्राउड नाम से एक पहल लॉन्च की थी जिसका उद्देश्य है खराब और अनुपयोगी दवाओं जो भी है उनको डिस्पोज करना। और अभी हमने पढ़ा गवाह सुरक्षा योजना, इसको हरियाणा ने शुरू किया। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट इस साल की योजनाएं हैं, ये ध्यान रखना। बार बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं ताकि आपको याद रहे चीजें। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में परीक्षण की गई स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज की अधिकतम मारक क्षमता, यानी कि रेंज पूछ रहे, रेंज क्या है? तो आंसर होगा 55 किलोमीटर। तो अभी भारतीय नौसेना ने DRDO के सहयोग से अभी 25 फरवरी को ही एक स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किया है। कहां से किया? उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में किया। और वहां पर इस मिसाइल को भारतीय नौसेना की सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर से दागा गया। तो ये देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च्ड एंटीशिप मिसाइल सिस्टम है जो समुद्र की लहरों से ऊपर उड़ते हुए अपने लक्ष्य को भेद सकने में सक्षम है। और याद रखना इस मिसाइल की खास बात क्या है कि ये या इसमें मेन इन लूप और फायर एंड फॉरगेट दोनों तरह के फीचर है। देखो, फायर एंड फॉरगेट का मतलब तो आप जानते हो, अगर आप एक बार इसमें निशाना सेट कर दिया, टारगेट फिक्स कर दिया, तो ये उस टारगेट को हिट करके ही मानेगी। अगर आपका टारगेट, आपका लक्ष्य इधर उधर मूव होता है तो मिसाइल भी इधर उधर मूव होगी और उसके ऊपर जाके ही उसको हिट करेगी। ये तो फायर एंड फॉरगेट हो गया, मतलब एक बार फायर कर दो
और फिर भूल जाओ, ये अपना काम तमाम करके आएगी। उसके अलावा इसमें मैन इन लूप फीचर भी है। अब ये क्या होता है, जैसे आपने एक बार अपना टारगेट फिक्स कर दिया, लेकिन मान लो बाद में आपको याद आता है कि अरे अरे मैंने तो गलत टारगेट फिक्स कर दिया, मेरा टारगेट तो वो दूसरा वाला था। तो आप टारगेट अपना चेंज भी कर सकते हो मिसाइल दागने के बाद भी। मतलब जो पायलट है वो मिसाइल को कंट्रोल कर सकता है, जरूरत पड़ने पर अपना टारगेट, अपना लक्ष्य भी चेंज कर सकता है। ये है मेन इन लूप फीचर। ये दोनों फीचर इसी मिसाइल में है। तो एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न बनते हैं, या तो आपसे रेंज पूछ ली जाएगी, तो रेंज इसकी 55 किलोमीटर है मैक्सिमम रेंज, और इसकी स्पीड पूछेंगे तो 0.8 मैक है। मैक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, और ये स्पीड ऑफ साउंड से भी कम है, तो आप इसे कह सकते हो ये एक सबसोनिक मिसाइल है। तो इसको विकसित तो किया है, डेवलप तो किया है डीआरडीओ ने, लेकिन इसका निर्माण कौन कर रहा है? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी। ठीक है, तो इस मिसाइल से सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने आपको दे दी है। कौन सी मिसाइल है, कहाँ पे परीक्षण किया गया, और भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के सहयोग से इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण में किस हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को दागा गया, इस मिसाइल के क्या क्या फीचर हैं, क्या रेंज है, क्या स्पीड है, सब आपको बता दिया। बस आपको ध्यान में रखना है चीजों को। हम अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अभी आपका मुझे वीकली करंट अफेयर्स लेकर के आना है, फरवरी का 4th वाला वीक, क्योंकि इसके 3rd वीक यानी कि 21 फरवरी तक के सारे हमने कवर कर लिए हैं क्वेश्चन। वीकली करंट अफेयर्स हो गया या मंथली करंट अफेयर्स हो गया, उसे आप एक रिवीजन वीडियोस की तरह लिया कीजिए, क्योंकि वहां मैं डिटेल में बात नहीं करता हूँ। एक तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट में वहां पे आपको चीजों को डिस्क्राइब करता हूँ। तो एक बेस्ट रिवीजन वीडियोस की तरह उन्हें लिया कीजिए। और अभी 4th वाला वीडियो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, एक्चुअली आपको बताया, कल भी बताया था, मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, बहुत सारे छाले हो रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ दर्द होता है। मतलब यूं कह सकते हो मैं दर्द के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है छालों में बोल पाना, जिनको होते हैं उनको पता है दर्द। तो डेली करंट अफेयर्स का तो बनाना मेरी मजबूरी है, मुझे बनाना ही पड़ेगा, चाहे दर्द हो या कुछ भी हो। लेकिन इसी कारण से मैं अभी वीकली नहीं बना रहा हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ, 2-3 दिन में मेरे को आराम आ जाएगा, रिलीफ मिलेगा, तो मैं वीकली वगैरह बना करके डाल दूंगा। और वीकली के बाद मंथ एंड हो गया, वैसे तो 28 दिन का ही होता है फरवरी, तो अब आपका मंथली वाला भी आ जाएगा, और सुपर फास्ट रिवीजन वो उसके बाद आ जाएगा। तो इस छालों के कारण हम 2-4 दिन लेट हो जाएंगे, लेकिन मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी क्विजेज आपके अपलोड हो रही है क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, नई नई क्विजेज आपको डेली मिल रही है, टॉपिक वाइज क्विजेज मिल रही है। इस तरह का मैं आपको ये भी कहता हूँ, इस तरह का जो क्विजेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस तरह की क्विजेज आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, चाहे वो कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो, वहां पे लाखों की संख्या में व्यूज आते हो, चाहे वो आपको पेड सर्विस भी दे रहा होगा, लेकिन जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और वो भी फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये गारंटी से कहता हूँ कि कहीं पेड चीजें भी आपको मिलती है, और ऑब्वियसली मिलती है, मेरे को पता है। लोग बाग वीडियो बना देते हैं उनकी क्विज लगवाने के लिए या और कुछ करने के लिए, फिर पैसे चार्ज करते हैं, और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पेड कर करके क्विजेस लगाते हैं। लेकिन जब यहाँ चीजें मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, उनसे बेटर चीजें और ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सिस्टमेटिक मैनर में, तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को नखरे होते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आप इन फालतू चीजों पे ध्यान मत दो, उन चीजों का फायदा उठाओ जो आपको प्रोवाइड किए जा रही है। अभी जैसे कल मैंने नोबेल प्राइजेस के ऊपर क्विज बना दी है, तो उसको अटेंड करो, बार बार क्विजेस को लगाते रहो, ताकि वो चीजें याद रहे। एक बार लगा के नहीं छोड़ना है, बार बार लगाते रहना है, ताकि जो चीज एक बार में गलत हो रही है, फिर कोशिश करो अगली बार में जो पहले गलत हो गया वो गलत ना हो। तो प्रैक्टिस करते रहो, रिपीटेशन में लेते रहो चीजों को। डेली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, पिछले 1 साल से 20 डेली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उनको लगाओ। हर दिन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको पिछले 1 साल के, तो उनकी प्रैक्टिस जारी रखो। और डेली मैं धीरे धीरे उसमें काम भी कर रहा हूँ, और उसको अच्छा बेहतर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो उसका फायदा उठाओ। अल्टीमेटली कहने वाली बात यह है, हर चीज में कमी मत निकालो। अगर कुछ अच्छाई दिख रही है तो वो पॉजिटिव उसको सोचो आप, कि हाँ ये चीज तो हमें अच्छा मिल रहा है। हमेशा ये मत सोचते रहा करो कि गिलास इतना खाली है, भाई ये भी देख लो गिलास इतना भरा भी है। अपने अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी लेकर के आओ, पॉजिटिव नजरिया रखो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को अजीब लगता है, हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं, खुद तो नेगेटिव रहते ही हैं, सामने वाले को और नेगेटिव बना देते हैं, उसको और डिमोटिवेट कर देते हैं। तो जो चीज मिल रही है उसका फायदा उठाओ। चलो अभी फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल में दूसरा पिंक लेडीज कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो आंसर होगा यूएई में। बात कर रहे हैं पिंक लेडीज कप 2025 की। ये महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इस बार इसका ये दूसरा संस्करण हुआ। कहां पर? यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई के शारजा में, जो अल
हमरिया स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम है वहां पे 22 से लेके अभी 26 फरवरी तक हुआ। और इसमें जीता है या इसमें पहले स्थान पे साउथ कोरिया है, दूसरे स्थान पे रशिया है, तीसरे पे भारत है। इसमें एक्चुअली में 4 ही देशों ने हिस्सा लिया था, साउथ कोरिया, भारत, जॉर्डन और रशिया ने। और आपको बता दूं जो भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम है ना, उसे ब्लू टाइगर्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। देखो ये फुटबॉल वाला प्रश्न है, तो अभी 2025 में हमने क्या क्या फुटबॉल से प्रश्न देख लिए वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो अभी जो 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का आयोजन हुआ, पश्चिम बंगाल ने उसको जीता, केरल को हराया। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, पहली बार किस पुरुष फुटबॉलर को ये मिला? लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना से हैं। स्पेनिश सुपर कप का खिताब अभी एफसी बार्सिलोना ने जीत लिया, रियल मैड्रिड को हरा करके, सऊदी अरब में हुआ था। और अभी हमने पढ़ा 2024-25 सत्र का छठा इंडियन सुपर लीग शील्ड खिताब जीत लिया मोहन बागान सुपर जायंट्स ने, उड़ीसा फुटबॉल क्लब को हरा करके। कोलकाता में ये हुआ था आयोजन। और फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी की अगर बात करें तो वो फीफा है। फीफा की स्टैटिक 1904 में स्थापना होती है, जुरिक स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। और रॉवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, दुरंत कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सबका संबंध है फुटबॉल से, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में आई एम अ सोल्जर्स वाइफ नाम से एक बुक अभी लॉन्च की है, किसने लिखा है इसको? गीतिका लीडर ने। एक्चुअली में ये जो बुक है ये भारतीय सेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी ब्रिगेडियर एलएस लीडर के ऊपर लिखी गई है, जिनकी 2021 में एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये वही हेलीकॉप्टर क्रैश था जिसमें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत जी की भी डेथ हुई थी। अच्छा, इस बुक को लिखा किसने है? उनकी पत्नी गीतिका लीडर्स ने लिखा है, तो उनके बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है। तो आपको बुक का नाम याद रखना है और लेखक का नाम याद रखना है। चलो कुछ बुक्स जो अभी न्यूज में रही मैं आपको रिवाइज कराऊं। कल भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रिवाइज करवाई थी, तो आज दूसरी शीट है ये, इसमें भी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसमें हम 2024 की जो लास्ट के महीनों में इंपॉर्टेंट बुक्स है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे कि दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी आई थी ब्रिंग इट ऑन नाम से, डॉक्टर दिनेश सहारा इन्होंने लिखे भी दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, अमिताभ कुमार ने माई बिलव्ड लाइफ, सुब्रमण्यम जयशंकर वाई भारत मैटर्स, हमारे विदेश मंत्री हैं। और ट्रेजरर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर डॉक्टर संजीव कुमार ने लिखा, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम.के. रंजीत सिंह ने। और रतन टाटा जी के ऊपर बुक आई, रतन टाटा अ लाइफ, थॉमस मैथ्यू ने लिखा। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर को लिखा प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने। आर अश्विन की ऑटोबायोग्राफी है आई हैव द स्ट्रीट्स, कुत्ती क्रिकेट स्टोरी, ये बुक एग्जाम में आ चुकी है। और पिरामल नाथवानी की कॉल ऑफ द गिर नामक बुक भी एग्जाम में आ चुकी है, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि मॉर्थ की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की एनुअल रिपोर्ट 2024-25 आई है। इसमें बताया कि भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे भारत, तीसरे पे चाइना और चौथे पे ब्राजील बताया। भारत का सड़क नेटवर्क कितना लंबा है? 63.45 लाख किलोमीटर लंबा। और हमारा जो नेशनल हाईवे का जो विस्तार है उसके बारे में बताया गया कि 2014 में ये 91,287 किलोमीटर था, नेशनल हाईवे का बता रहे, जो अभी बढ़कर के 1.46 लाख किलोमीटर हो गया। नेशनल हाईवे का निर्माण की गति 2.8 गुना तेज हो गई है। मतलब 2014-15 में ये 12.1 किलोमीटर पर डे थी, और अब ये बढ़कर के 2023-24 में आप देखोगे तो 33.8 किलोमीटर प्रति दिन हो गई है। नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट कौन करता है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहीं एक्सप्रेस वे की अगर बात करें तो एक्सप्रेस वे ये हाई स्पीड रोड्स के रूप में डेवलप किए जाते हैं, और इनमें जो स्पीड लिमिट होती है वो ज्यादा होती है, और ये सिटीज के बीच तेजी से यात्रा के लिए यूज होते हैं। इनकी टोटल लेंथ बताई गई है 5,574 किलोमीटर। और इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 44, लंबाई कितनी है? 3,745 किलोमीटर। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में हमने देखा कि सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। और अभी याद हो, अभी जनवरी में एक रिपोर्ट आई थी मेट्रो रेल नेटवर्क के बारे में, उसमें बताया था, तो उस मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है और तीसरे पे भारत है।
वो मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में था। यहाँ हम रोड नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों चीजों को ध्यान में रखना, इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया? तो आंसर होगा भारत। तो अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के डेटा से पहली बार मून के साउथ पोल का एक डिटेल्ड ज्योग्राफिकल मैप बनाया है। यह मैप मून की सरफेस, टोपोग्राफी, क्रेटर और जियोलॉजिकल हिस्ट्री की जानकारी देता है, और इसे फिजिकल रिसर्च लैब अहमदाबाद पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है और इसरो के लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स ने मिलकर के इसको तैयार किया है। तो प्रश्न क्या था कि भैया किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण एक मैप तैयार किया? तो आंसर करना भारत। अच्छा, चंद्रयान 3, बहुत दिन हो गए चंद्रयान 3 को रिवाइज करें, आज रिवाइज करते हैं इससे कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको याद है चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 में। ये कब पहुंचा था? 23 अगस्त को, और इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में, नेशनल स्पेस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। कहां से लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट से? LVM-3M4, जिसे बाहुबली या फैट बॉय के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो लैंडर गया था उसका नाम विक्रम है, जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है P वीर मुथुवेल। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। वैसे तो इससे ये सारे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इससे कई तरह के प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। और चंद्रयान 3 वहां पे जिस स्थान पे उतरा उसको क्या नाम दिया था? शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया था। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 फरवरी को। तो हर साल 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व में गैर सरकारी संगठनों के अमूल्य योगदान को पहचानने, उनकी सराहना करने के ये दिन मनाया जाता है। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह के नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो गरीब और बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। अच्छा, थीम भी है इस बार की, एम्पावरिंग ग्रास रूट मूवमेंट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। टिकाऊ भविष्य के लिए जमीनी स्तर के आंदोलन को सशक्त बनाना। पहली बार इसे 2009 में मनाया गया था, लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता 2014 में मिली थी। वैसे मैं आपको बता दूं, विश्व का पहला एनजीओ ये रेड क्रॉस था, जिसकी स्थापना होती है 1863 में। मुख्यालय उसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ जो सबसे ज्यादा देशों में फैला हुआ है वो है BRAC, बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमिटी। इसकी स्थापना होती है 1972 में। बांग्लादेश में मुख्यालय है। और विश्व का सबसे अमीर एनजीओ वो आप जानते हो, बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, जिसकी स्थापना होती है सन 2000 में। अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अब ऐसे डे वाला प्रश्न है, चलो फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट डेज है एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं। देखो, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस होता है, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे, कृमि मुक्ति दिवस, 10 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो कि इस बार फरवरी के दूसरे मंडे को होता है, तो इस बार 10 फरवरी को था। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 फरवरी सेफर इंटरनेट डे, 11 फरवरी एंटी स्मगलिंग डे, 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, 15 फरवरी विश्व पेंगोलिन दिवस जो कि फरवरी के तीसरे शुक्रवार को होता है, 15 फरवरी को राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 17 फरवरी वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 20 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस। ये भी फरवरी के तीसरे गुरुवार को होता है, तो इस बार 20 फरवरी को था। 20 फरवरी को हमने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस भी मनाया। उसके अलावा अभी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस एक्साइज डे के रूप में मनाया। ठीक है, तो अभी तक के ये इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में अमेरिकी कंपनी है इंटूटिव मशीन्स, इसने अपना भी दूसरा चंद्र मिशन लॉन्च किया है। तो इसमें इस लैंडर का नाम क्या है? तो आंसर होगा एथेना। तो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है इंटूटिव मशीन्स, और इन्होंने अभी अपना दूसरा मून मिशन लॉन्च किया है। इसे स्पेस एक्स के, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसका फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया। कहां से? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। और ये चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। इसमें जो लैंडर है उसका नाम है एथेना, और इसमें एक छोटा ड्रोन भी है जिसका नाम है ग्रेस। तो ये चांद की मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करेंगे। अच्छा, वैसे इंटूटिव मशीन का हमने कहा ये दूसरा मून मिशन है।
पहला मून मिशन भी आपको याद होगा 2024 के फरवरी में इसने लॉन्च किया था, 1 साल पहले, जिसका नाम आपको याद होगा ओडिसियस मिशन। और वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी थी, हमने पढ़ा था। वैसे हमने जब पढ़ा था ना कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश आप जानते ही हो, वो तो भारत है। लेकिन पहली प्राइवेट कंपनी पूछेंगे तो वो यही थी, इंट्यूटिव मशीन्स, अमेरिका की जो कंपनी है, और उसके लैंडर का नाम ओडिसियस था। अभी इन्होंने अपना दूसरा चंद्र मिशन लॉन्च कर दिया है। अच्छा, वैसे आपको बता दूं, अभी इसी साल की शुरुआत में अभी अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है फायरफ्लाई, उसने भी अपना एक ब्लू घोस्ट नाम से मून मिशन लॉन्च किया, ये भी मैंने आपको बताया है। उसके अलावा जापान ने भी अपना एक मून मिशन लॉन्च किया है, हकुतो आर, फॉल्कन 9 रॉकेट से ही इन्होंने लॉन्च किया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, सपोर्ट जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। बाकी इसकी जो क्विजेज आती है, जो डेली करंट अफेयर्स की डिटेल्ड पीडीएफ आती है, वो सब आपको कहाँ पे मिलेगी? क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और जब भी कोई क्विज अपलोड होती है तो उसका अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सब फ्री है। टेलीग्राम और क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, उससे पहले कल के रिजल्ट आपके आ चुके हैं। जो डेली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, उसमें जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। तो कौन कौन है ये? एक है जो पहले स्थान पे रही है, सबा खान, तमन्ना, शीतल, अयाना, सागिर, विजया, आस्था, नितेश, नीलम और क्रैक एग्जाम। भाई ये क्रैक एग्जाम हम नहीं है, हमारे कोई प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आईडी पे अपना नाम लिखा है। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट्स अपने चैनल का नाम लिखता है, तो इसके लिए अलग से आपको थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू मेरे भाई। बाकी ये रैंकिंग में डेली शो करता हूँ ताकि इससे आप लोगों का थोड़ा सा मनोबल बढ़े, और इसीलिए वीडियो के लास्ट में करता हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को तकलीफ भी ना हो। बाकी क्विजेज लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, यही इनका मेन उद्देश्य है। प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस से चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। चीजों को याद रखने का कोई शॉर्टकट नहीं है, यही शॉर्टकट है, यही लॉन्ग कट है जो आपको समझना है, समझो। जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बाकी चलो अब हम रिवाइज करते हैं कल का। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र। एक बुक आई है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, इसको लिखा नमिता गोखले ने। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता इंडोनेशिया ने। पहली बार किसी कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, सूचीबद्ध किया गया, नाम है हार्ट लैम्प, लेखिका है बानू मुश्ताक। किसने पीएसए ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता को जीता? सौरव घोषाल ने। और आयुष मंत्रालय ने 3 आयुर्वेद विशेषज्ञों को राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ताराचंद शर्मा, माया राम उनियाल, समीर गोविंद जगदबनी, इन तीनों को सम्मानित किया गया। जो नहीं है वो है दाऊद दयाल जोशी। और 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता सर्विसेज ने। भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए भी वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड मिला। कहां पर? मोरक्को में। और अभी 17 साल 298 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा का संबंध किस देश से है? रशिया। और आखिरी प्रश्न पूछा, नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया? VK पॉल। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कागयेद नृत्य महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,